गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जिसका नेम है लॉस। द टर्म कन्वे टू डिफरेंट मीनिंग्स। कहते हैं इसके दो टाइप से आप मीनिंग निकाल सकते हैं। फर्स्ट, इट कन्वे द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर ए पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू। आपने पीछे डेफिनेशन में सीखा था जब हमारे रेवेन्यू ग्रेटर होते हैं एक्सपेंस से, जब आपके रेवेन्यू क्या होते हैं ग्रेटर एक्सपेंस से टोटल, तो आप उसे क्या नाम दे रहे थे, प्रॉफिट, गुड्स के केस में। और जब आपका टोटल रेवेन्यू कम है और टोटल एक्सपेंस ज़्यादा है, इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ़ रेवेन्यू आर 2 लाख एंड एक्सपेंस आर ₹2,40,000, तो आपकी रेवेन्यू तो इतनी है लेकिन आपको एक्सपेंस इतना हो रहा है। रेवेन्यू का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको सेल करने पर जो अमाउंट रिसीव होती है आप उसे क्या नाम देते हैं, रेवेन्यू। तो आपकी रेवेन्यू कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है, द लॉस विल बी 40,000 बिकॉज एक्सपेंस ग्रेटर देन रेवेन्यू। सेकेंड, इट रेफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। कहता है ये जो लॉस है इसका आगे फर्म को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, आप इनको भी लॉस नाम देते हैं। तो इसने लॉस को 2 वे से बताया बेटे। एक तो लॉस कि आपने गुड्स को बेचा और बेचने से आपको लॉस हुआ, और दूसरा वैसे ही कोई लॉस हो जाता है ड्यू टू फायर, थेफ्ट, थेफ्ट मीनिंग चोरी, एक्सीडेंट। इट मे बी नोटेड दैट लॉसेज डिफर फ्रॉम एक्सपेंस। लॉस और एक्सपेंस में क्या होता है, डिफरेंस होता है, जो कि आप पीछे एक्सपेंस की डेफिनेशन सीख चुके हैं। तो आपको लॉस की डेफिनेशन के लिए लर्न करना है। फर्स्ट, इट कन्वे द रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर ए पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड द टोटल रिवेन्यू। यहाँ तक आपको डेफिनेशन लर्न करनी। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है बेटे, परचेज। अगर आपको याद हो तो बेटे मैंने एक बार आपको डिफरेंस बताया था गुड्स और एसेट्स में। थोड़ा सा मैंने कहा था गुड्स हालांकि भी एसेट्स का पार्ट होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक मीनिंग बताया था कि जैसे कोई रेफ्रिजरेटर का अगर मेरे बिजनेस है, मैं रेफ्रिजरेटर खरीद के बेचता हूँ, तो रेफ्रिजरेटर मेरे लिए क्या होंगी, गुड्स। और अदर कोई भी आइटम अगर मैं परचेज करता हूँ वो मेरे लिए क्या होंगी, एसेट्स होंगी। तो परचेज देखो मैंने खरीदी भी बेटे। अब जैसे रेफ्रिजरेटर का मेरा बिजनेस था, मैं रेफ्रिजरेटर खरीद के लाता हूँ, तो मैं उसके लिए वर्ड क्या यूज करूँगा, परचेज। बट अगर मैंने अपने कस्टमर के लिए कोई फर्नीचर वहाँ पे लगा के रखना है और फर्नीचर परचेज करता हूँ, खरीदता हूँ, तो मैं उसके लिए परचेज वर्ड यूज नहीं कर सकता। उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, एसेट, और उस एसेट का नाम यानी फर्नीचर आएगा। तो आप परचेज वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज करेंगे जो आप बेचने के लिए खरीद रहे हैं। और जो चीज़ आप बेचने के लिए खरीद नहीं रहे, जस्ट अपने कस्टमर को सर्विस देने के लिए खरीद रहे हैं, तो आप उनके लिए एसेट वर्ड ही यूज करते हैं। द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। तो परचेज सिर्फ किसके लिए यूज होगा, गुड्स के लिए जो आपने खरीदी हैं, जिनका मेन मोटिव आपका क्या है कि खरीद के आपको उसे क्या करना है, सेल करना है। इन केस ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, कहता है अगर कोई कंपनी किसी बनाती है कुछ आइटम्स वगैरह, तो गुड्स का मीनिंग उसके लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल। जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था, अगर कोई फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है तो वो क्या खरीदेगी, लकड़ी। तो लकड़ी यानी टिम्बर उसके लिए क्या होगी, गुड्स। और वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, फिनिश प्रोडक्ट्स में, फिर देन उसे क्या कर देता है, सेल। तो इस केस में उसके लिए परचेज वर्ड क्या किसके लिए यूज करेंगे, जब वो टिम्बर क्या करेगा, परचेज करेगा। इसने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल से बात को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए क्लॉथ डीलर परचेज क्लॉथ फॉर सेल, क्या काम है बेटे, क्लॉथ का, और वो क्या खरीद रहा है, क्लॉथ आगे बेचने के लिए। द क्लॉथ सो परचेज विल बी कॉल्ड गुड्स। तो आप इसे क्या नाम देंगे, गुड्स। और जब आप अपनी बुक्स में इसकी एंट्री करेंगे तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, परचेज। हाउ एवर इफ द सेम क्लॉथ डीलर, अगर सेम क्लॉथ डीलर परचेज करता है फर्नीचर फॉर सीटिंग द कस्टमर, सच फर्नीचर विल नॉट बी टर्म्ड एज गुड्स। आप उसे गुड्स नहीं बोल सकते, तो आप इस फर्नीचर के लिए परचेज वर्ड भी यूज नहीं कर सकते। इट विल बी एन एसेट, तो आप इसे अलग से फर्नीचर अकाउंट में शो करेंगे। तो बेटे ये वर्ड आप ध्यान देना, हम खरीद तो दोनों ही चीज़ें रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खरीदना परचेज वर्ड सिर्फ किसके लिए यूज होगा, गुड्स के लिए। एसेट्स अगर आप परचेज करते हो तो वहाँ पे परचेज वर्ड यूज नहीं होगा, उस एसेट का क्या आएगा, नेम आएगा। ऐसे ही परचेज रिटर्न क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ खरीदते हैं, इकट्ठा माल आता है हमारे पास, तो उसमें से कुछ माल हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता, कुछ टूट फूट हो जाती है, तो हम वो माल वापसी क्या कर देते हैं बेटे,
बैक कर देते हैं, उनको वापस कर देते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है परचेज रिटर्न। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है सेल। जैसे हम परचेज वर्ड गुड्स के लिए यूज कर रहे थे, सेल वर्ड भी किसके लिए यूज होगा? गुड्स के लिए। मैं वही एग्जांपल देता हूँ कि मैं रेफ्रिजरेटर का बिजनेस है मेरा, मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा तो परचेज, उसे आगे बेचा तो सेल। लेकिन मैंने अपने कस्टमर के लिए कोई फर्नीचर खरीदा था तो फर्नीचर ही नाम आएगा, परचेज वर्ड नहीं आएगा। और वही फर्नीचर कबाड़ हो गया, खराब हो गया, स्क्रैप के रूप में मैंने उसे सेल कर दिया, तो वहाँ पे सेल वर्ड यूज नहीं होगा, तब भी फर्नीचर वर्ड ही यूज होगा। तो परचेज और सेल वर्ड आप सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे? गुड्स के लिए ओनली। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर ए प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, इफ तरुण sells a computer to Varun, the ownership of computer will be transferred from Tarun to Varun, and Tarun is entitled to receive the agreed price of computer from Varun. The term sale is used only for the sale of those goods which are purchased for resale purposes. तो ये आपकी डेफिनेशन मेनली ये है कि सेल आप किसके लिए बोलेंगे? सिर्फ उन गुड्स के लिए जिसको आपने खरीदा था रीसेल पर्पज के लिए। अगर आप रीसेल के लिए उसे नहीं खरीदते तो वो जस्ट लाइक आपके लिए एसेट्स है, आप उसके लिए एसेट वर्ड ही यूज करेंगे। इसने वही आई थिंक एग्जाम्पल दोबारा लिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए क्लॉथ डीलर सेल्स क्लॉथ, it will be termed as sales. But if the same cloth dealer sell old furniture or a old typewriter, it will not be termed as sale. आप इसे सेल नहीं बोलेंगे। क्लियर? जैसे हमारी परचेज के साथ परचेज रिटर्न थी, ऐसे सेल के साथ क्या होगी? सेल रिटर्न। हमने आगे कस्टमर को माल सेल किया बेटे, हो सकता है कस्टमर को कुछ माल उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ना मिला हो या कुछ टूट फूट हुई हो, तो वो उसे क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। तो आप उसे क्या नाम देंगे? सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, और सेल रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। ये लर्न करना है बेटे आपको। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी स्टॉक। स्टॉक वर्ड काफ़ी बार आपने सुना होगा कि स्टॉक वर्ड यूज करते हैं काफ़ी सारे। जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो भी वो कहते हैं हमारे स्टॉक में पड़ा है। वैसे तो स्टॉक वर्ड यूज होता है ईयर एंड पे, जो उनके पास माल बच जाता है, जो उन्होंने सेल नहीं किया होता। जैसे 1 अप्रैल हमारा ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में क्लोज होता है, तो 31 मार्च को जो उनके पास गुड्स बची हुई होती हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है? स्टॉक। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, यानी हमने खरीदने के लिए बेचने के लिए खरीदी थी, एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने रेफ्रिजरेटर का बिजनेस बताया था अभी आपको, मैंने 10 रेफ्रिजरेटर खरीदे बेचने के लिए, लेकिन ईयर एंड होने पर 8 तो मैंने सेल कर दिए, बाकी बचे 2, तो वो 2 मेरे लिए क्या बनेगा बेटे? स्टॉक। यानी जो मैंने खरीदे थे बेचने के लिए, विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं बेटे, इन्वेंट्री। इन केस ऑफ ए मैन्युफैक्चरर देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 टाइप्स। इन्वेंट्री के 4 टाइप्स हैं बेटे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। पहले देखते हैं रॉ मटेरियल। अगर मेरा काम फर्नीचर का है तो मैं लकड़ी खरीद के लाता हूँ, तो लकड़ी का जो खरीदा मैंने, उस लकड़ी को आप क्या नाम दोगे? रॉ मटेरियल, यानी कच्चा माल जिसे मुझे कन्वर्ट करना है अभी फिनिश गुड्स के अंदर, यानी चेयर्स बनानी है, सोफा बनाना है, बेड बनाना है, वट। तो रॉ मटेरियल टिम्बर को, जैसे अगर मैं फर्नीचर का काम कर रहा हूँ तो टिम्बर मेरे लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड वहाँ यूज होता है जहाँ अभी हमने आधा काम कर दिया, आधा काम करना रहता है। जैसे कि अगर मैंने फर्नीचर बनाना था, चेयर बनानी थी, तो चेयर की अभी सिर्फ मैंने यूँ मान लो 4 लेग्स बना दी, थोड़ा बहुत वर्क कर दिया, अभी और वर्क करना बाकी है, उनको असेंबल करना बाकी है, तो आप उसे क्या नाम दोगे? ऐसा माल जो हमारे पास अभी आधा बना हुआ पड़ा है, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी काम होना बाकी है। फिनिश्ड गुड्स, ऐसा माल जो तैयार हो चुका था और उसमें से कुछ बिक चुका और कुछ पड़ा हुआ है, तो आप उसे क्या नाम देते हैं? फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये जो आपके पास आपने खरीदा था बेचने के लिए लेकिन उसमें से अभी कुछ बचा हुआ है। इन चारों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। रॉ मटेरियल जो टिम्बर आपने खरीदा, वर्क इन प्रोग्रेस आधा बना हुआ, फिनिश्ड गुड्स जो तैयार है, जैसे मैंने 8 चेयर तैयार कर दी थी जिसमें से 6 चेयर सेल हो गई, बट 2 चेयर अभी भी पड़ी हैं, तो आप उसे क्या नाम दोगे? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स।
वैसे जो तैयार हो चुकी हैं उनको भी आप बोल सकते हो। फिर स्टॉक एंड ट्रेड और इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ बेटे? स्टॉक एंड ट्रेड वर्ड वहाँ यूज होता है जहाँ आप बना बनाया माल लाते थे और उसी को सेल करते थे। जैसे मैंने अभी फर्नीचर का एग्जांपल दिया, ये तो मैंने लकड़ी लेके फर्नीचर चेयर बनाई, लेकिन मैं बेड भी साथ में बेचता हूँ, लेकिन वो बना बनाया लाता हूँ, उसे मैन्युफैक्चर नहीं करता। तो उसका भी ईयर एंड पे कुछ स्टॉक बचा हुआ होगा, तो उसे आप क्या नाम दोगे? स्टॉक इन ट्रेड। और फिनिश गुड्स वर्ड किसके लिए यूज होता है? जो हम खुद बना के बेच रहे हैं। जैसे मैं फर्नीचर का ही काम था, चेयर बना के बेचता हूँ, तो चेयर मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए वर्ड यूज होगा फिनिश गुड्स। लेकिन जो बेड बना बनाया लाता हूँ और उसे आगे सेल करता हूँ, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा आप उसे क्या नाम दोगे? स्टॉक इन ट्रेड। तो ये हमारे इन्वेंट्री 4 टाइप्स की होती है, और इसका डिफरेंस मैं आपको पिक दिखा देता हूँ, आपको सिर्फ ये लर्न करना है इधर से देख के कि डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड रिसीवेबल। Trade receivable refers to the amount receivable on the amount of sale of goods or services rendered by the company in the normal course of the business। जैसे मेरा यही फर्नीचर का बिजनेस लगा लेता हूँ, अभी मैं फर्नीचर का बिजनेस है, मैंने किसी राम नाम के पर्सन को 2 चेयर्स सेल की ऑन क्रेडिट, बट अभी उससे पैसे लेने बाकी हैं। तो ऐसा पर्सन जिसे मैंने क्रेडिट पे, उधार पे, क्रेडिट का मीनिंग यहाँ पे क्या है बेटे? उधार। वो क्रेडिट नहीं डेबिट क्रेडिट वाला, यहाँ क्रेडिट का मीनिंग है उधार। मैंने राम को क्रेडिट पे 2 चेयर्स सेल की और अभी उससे पैसे लेने हैं, तो ऐसे पर्सन को हम क्या नाम देंगे? हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर। बी यहाँ पे साइलेंट होता है, डेटर्स नाम देते हैं। ऐसे इससे मिलता जुलता वर्ड है बिल्स रिसीवेबल। कई बार हमें जो हमारे पास कस्टमर आते हैं उन पर विश्वास नहीं होता, आप ऐसा बोल सकते हो कि विश्वास नहीं है, तो आप उनसे कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन करवा लेंगे। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जब हम ये चैप्टर करेंगे आगे आएगा तो बताऊंगा। अभी आप यूँ समझ लो कि बिल्स रिसीवेबल एक तरह का रिटर्न एग्रीमेंट है, और ये विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट होते हैं। यानी कई लोगों पर हमें विश्वास नहीं है तो हम स्टैम्प पेपर वगैरह पे उनसे लिखवा लेते हैं, तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं? बिल्स रिसीवेबल। है दोनों वही चीज़ें कि हमने इनसे पैसे लेने हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल, मिलनी बाकी है। किस वजह से? हमने उसे क्या किया है? गुड्स सेल किए हैं, या फिर हमने उसे कोई सर्विसेज दी हैं। अगर हमारा गुड्स का काम नहीं है, सर्विसेज का है, जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ, लोगों को सेवाएं देता हूँ, उनके लिए मैप्स बनाता हूँ, तो उनसे पैसे लेने बाकी हैं। जिन लोगों के लिए मैंने मैप्स बनाए हैं, हाउसेज के या शॉप्स के वटेवर, तो आप ऐसे पर्सन को जिनसे आपने पैसे लेने हैं क्या नाम देंगे? डेटर्स। तो ट्रेड रिसीवेबल इन दोनों से मिलकर बना है, डेटर्स और बीआर दोनों को इंक्लूड करते हैं ट्रेड रिसीवेबल में। तो इसने अलग अलग डेफिनेशन भी दे रखी है डेटर की। द टर्म डेटर रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म्स टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिसे गुड्स बेची जा चुकी हैं, और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट यानी उधार पे, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, अभी तक उनसे पैसा नहीं मिला। दे स्टिल ओव सम अमाउंट टू द बिजनेस, वो हमारे बिजनेस के क्या हैं? ऋणी हैं। ओव का मीनिंग होता है उनसे पैसे लेने हैं, वो हमारे ऋणी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स वर्थ 50,000 हैव बीन सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, ही विल कंटिन्यू टू रिमेन द डेटर ऑफ द बिजनेस, जब तक वो हमें पेमेंट ना कर दे। ही डज नॉट मेक द फुल पेमेंट अनटिल दैट टाइम तक मोहन हमारा क्या रहेगा? डेटर। सेम चीज़ बिल्स रिसीवेबल की है। आप इस डेफिनेशन को इसमें से एक बार रीड आउट कर लेना। बाकी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने कहा है जब ये चैप्टर करवाऊंगा तभी आपको लर्न करवाऊंगा। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। ये तो था हमने किसी को गुड्स बेची हैं, हमने भी तो किसी से बेटे खरीदी होंगी उधार पे, तो जिससे हमने उधार खरीदी हैं वो हमारे लिए क्या होगा? क्रेडिटर्स। उनसे पैसे लेने होंगे या देने होंगे? देने होंगे। इसी तरह से अगर उनको हमारे पर विश्वास नहीं है तो हमने उन्हें पैसे देने हैं, लेने थे तो बी आर, देने थे तो बीपी। अब इन दोनों की भी अलग अलग डेफिनेशन होगी। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, क्रेडिटर वो है जिनसे हमने उधार माल खरीदा और आगे जिसको हम बेचेंगे, यानी जिनसे हमने उधार माल खरीदा वो क्रेडिटर, और जिसको हमने उधार माल आगे बेचा वो डेटर थे। तो क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज, जिससे गुड्स खरीदी गई हैं और सर्विसेज प्रक्योर्ड प्राप्त की गई हैं ऑन क्रेडिट, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू देम, लेकिन अभी उन्हें हमने पेमेंट नहीं दी। सम मनी इज स्टिल ओइंग टू देम, यानी उन्हें कुछ पैसे देने बाकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स वर्थ 50,000 परचेज फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट, हमने गोविंद से उधार माल खरीदा, ही विल कंटिन्यू टू रिमेन क्रेडिटर, वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर, जब तक हम उसे फुल पेमेंट नहीं करते।
बीपी डेफिनेशन आप इसमें से एक बार रीड आउट कर लेना, इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। गुड्स मैंने आपको पहले ही मीनिंग बता दिया था कि जिसमें हम डीलिंग करेंगे वो हमारे लिए क्या होंगी, गुड्स। अगर मैं रेफ्रिजरेटर का काम है तो रेफ्रिजरेटर गुड्स हैं, फर्नीचर का काम है तो फर्नीचर गुड्स हैं। एवरीथिंग इन विच यू आर डीलिंग, यानी जिसका मेन मोटिव आपका क्या है, खरीद कर बेचना, आप उसे क्या नाम देंगे, गुड्स। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल एंड विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट्स। कह रहा है गुड्स क्या हैं, जो आपने खरीदने के लिए बेचने के लिए खरीदी हैं, या जिनको आप कन्वर्ट करके आगे कुछ और बनाना चाहते हैं। जैसे लकड़ियाँ खरीदी थी चेयर बनाने के लिए, तो आप उसे क्या नाम देते हैं, गुड्स। विच आर ऑल्सो मेन टू बी सोल्ड, यानी जिनका मेन मोटिव क्या है कि उसे खरीद कर बेच देना, आप उसे क्या नाम देते हैं, गुड्स। Cost can be termed as the amount of resources given up in exchange for some goods or services। कहता है आपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज यानी खरीदने के लिए या चेंज किया है किसी के साथ, तो आपकी जो भी पैसा लगा है, आपने जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगाए हैं, आप उसे क्या नाम देते हैं, कॉस्ट। तो वन लाइन आप बस इतनी ही डेफिनेशन लर्न कर लें। कोस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। इसने एक एग्जांपल दिया है, कहते हैं कोस्ट ऑफ मशीनरी। आपने मशीनरी खरीदी, मान लो 10,000 की मशीनरी खरीदी, आपने उसे लाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाले को लिए 1,000 दिए, फिर आपने मज़दूरों को कुछ वेजेस दी, उन्होंने उसे उतार के आपकी फैक्ट्री में इंस्टॉल किया, एस्टेब्लिश किया, उसे वहाँ पे आपको 2,000 और लगे। तो 10,000 खरीदने में 1,000 ट्रक वाले को, 2,000 वेजेस, तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या बोली जाएगी मशीन की, 13,000। तो मशीनरी को खरीदने में प्लस उसके जो एक्सपेंस लगे उसे लगाने तक के, वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉस्ट। मशीनरी विल इंक्लूड परचेज प्राइस, फ्रेट आप कैरिज को बोलते हो, भाड़ा बोलते हो जिसे आप, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड में बी एक्चुअल और नोशनल, अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो ये सारी जो भी आइटम्स हैं, इन सबको टोटल जोड़ के बेटे क्या हम नाम देते हैं उसे, कॉस्ट। तो हमारी आज इतनी ही डेफिनेशन है, कल ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। आज आप इतना लर्न करें और इसे राइट भी करना है आपने।